हेलो एवरीवन, दिव्य ज्योति क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास को आमतौर पर देखा जाए तो सभी बच्चे समझते हैं कि यार इतिहास बहुत बोरिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको उस अंदाज तरीके से पढ़ें, अपने नज़रिए को बदलें, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। इससे बढ़िया सब्जेक्ट हमको नहीं लगता कि और दूसरा कुछ भी है। ये एक कहानी पर आधारित है कि एक सभ्यता कि विकास कैसे हुआ, एक सभ्यता जो प्राचीन काल से चली आ रही है और आज के दौर में हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ इसको हम जानेंगे। हम अपने आप के बारे में जानेंगे कि हम पहले पूर्व में क्या थे, अब क्या है और भविष्य में क्या है। तो इसी के साथ आज हम लोग इतिहास के हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें 3 आधारों पर मिलती है। या तो उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, कोई लिटरेचर मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, उसी आधार पे इनको बांटा गया है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों ने पाषाण युग के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि ऐतिहासिक काल होता है, आध ऐतिहासिक होता है और प्रागैतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, आपको पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि खुदाई के माध्यम से जो भी वहाँ उपकरण मिलेंगे उस पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन आध ऐतिहासिक साक्ष्य में ऐसा होता है कि लिखित प्रमाण तो मिलेगा, पुरातात्विक भी मिलेगा, लेकिन वैसा लिखित प्रमाण जिसको अभी तक वर्तमान में पढ़ा नहीं गया है। और इसमें पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं निकल पाता, उसके दो मीनिंग निकल रहे। तो इसके कारण हड़प्पा सभ्यता जो है वो आध ऐतिहासिक है, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और इसके बाद का जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। उसमें क्या होता है, ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है, उसके बारे में जानकारियां भी प्राप्त हुई है। तो ये जो होता है वैदिक काल के बाद, हड़प्पा के बाद जो वैदिक काल आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि ये आध ऐतिहासिक है, जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ नहीं पाया है। क्योंकि यहाँ की जो लिपि है या फिर जो भी उपकरण मिले हैं उनके आधार पर इनका एक वर्णन निकाला गया है। आप समझ रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता इसका अगर दौर का बात करें तो ये बहुत हजारों साल पुराना है, 4-5 हजार से भी ज़्यादा बीसी। हम लोग इसमें देखेंगे बीसी और एडी को पहले जानेंगे। बीसी वो होता है जैसे जीसस क्राइस्ट जो होते हैं उनके मरने से पूर्व, मरने का जो पहले वाला पीरियड है उसको बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व। और उनके बाद के ईस्वी को क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है वो आध ऐतिहासिक है और इसकी स्थिति जानेंगे कि ये कहाँ पे विकसित हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसको किसने खोज के निकाला है और इसका कैसे कैसे विकास हुआ है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है स्थिति। ये भारत के पश्चिमोत्तर यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, ईरान वाला इधर साइड का, वो उस एरिया में क्या हुआ था इसके बारे में साक्ष्य मिला। और ये जो सब हड़प्पा है ये 20 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो इसके बारे में हम लोगों ने जो पता लगाया है, तो इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान कुछ कहते हैं और कुछ विद्वान कुछ और ही कहते हैं। यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम में इसकी खुदाई हुई थी तो जो विदेशी इतिहासकार थे उनका कुछ और ही कहना था। वो कहते थे कि नहीं, ये मेसोपोटामिया जो उस समय में जैसे भारत है अभी वर्तमान में, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, ब्राज़ील है आदि कंट्री से देख देख के सीख रहा था। उनका मानना था इसी तरह से भारत मेसोपोटामिया पे डिपेंड था, उसकी नकल करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं, देसी इतिहासकार, कि नहीं, भारत जो है वो स्वयं विकसित हुआ, यानी कि अपने आप से विकसित हुआ, उसने अपनी अलग अवधारणा बनाई। तो इस तरह से उस समय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं। मान लीजिए कि हम लोग अभी बात करें इस कक्षा की, अभी जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, यहाँ बोर्ड है, फ़ोन है, यहाँ मेरे सामने देखिए लाइट्स लगे हैं, मार्कर है, और मान लीजिए अचानक से कोई आपदा आ गया तो हम लोग क्या होंगे, हम धंस जाएंगे, जमीन के अंदर चल जाएंगे, बहुत नीचे गहराई में चल जाएंगे। फिर एक समय के बाद कुछ लोग इस धरती पे आएंगे तो वो उसकी खुदाई करेंगे। तो खुदाई के दौरान क्या होगा, उनको कुछ कुछ यहाँ से सामग्री मिलेगी। क्या मिलेगा, तो कहीं फ़ोन का टुकड़ा का कुछ कांच मिल जाए, कहीं मार्कर का कुछ मिल जाए, बोर्ड का कुछ अवशेष मिल जाए। तो इस तरह से वो अनुमान लगाएंगे, अच्छा यहाँ तो लग रहा है पढ़ने की भी व्यवस्था थी, यहाँ ऐसा था, यहाँ लोग ऐसे रहते थे, उनका डेवलप ऐसे हुआ था। तो उस आधार पर हम लोगों ने एक अनुमान लगाया। कोई पूरा लिखित नहीं हम बता सकते, इसलिए इसके बारे में एक अनुमान लगा के हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया।
तो ये जो है C14 यानी कि कार्बन, रेडियो कार्बन एक होता है जिसके आधार पे मतलब वहाँ का एग्जैक्टली डाटा तो नहीं निकाला जा सकता कि मतलब इतना ईस्वी में ये इसकी खुदाई हुई थी तो इतना 1000 साल पुराना है, लेकिन लगभग उन्होंने बताया है कि रेडियो C14 के तहत 2350 से लेकर के 1750 AD में इसकी मतलब क्या बोलते हैं साल का ये हड़प्पा सभ्यता है। तो ये किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बन का तत्व है जो बहुत सालों के बाद क्या होगा, मान लीजिए इस धरती में अगर ये समा जाता है, ये हम जो भी बोले, तो वहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं लगेगा। तो उसके बाद एक समय के बाद क्या होगा, उसको जब खोद कर निकाला जाएगा तो उसको हम लोग जो देखेंगे, जिस साक्ष्य के आधार पर उसको नापेंगे, उसी को कार्बन 14 बोलते हैं, यानी कि उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा और उसके आधार पे हमने उसका साल निकाला कि ये कौन से साल का है। जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो आने वाले समय में हमारे बारे में जो भी जानेंगे उनको इसका आधार मिलेगा। और इसकी खुदाई की अगर बात करें तो सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने 1826 में इसके बारे में जाना, लेकिन उसके बाद फिर ये यही नहीं रुका, इसके आगे भी इसकी खुदाई जारी है। 1853 से 56 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 2 भाई थे, जॉन ब्रैंडन और विलियम ब्रैंडन। ये क्या कर रहे थे, कराची से लेकर के लाहौर तक एक रेलवे की लाइन बिछा रहे थे। तो उस समय जब रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी तो इनको वहाँ पे हड़प्पा के कुछ टीले दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने सोचा ये क्या है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि होगा कुछ ऐसी, तो उन्होंने उसके बारे में उतना जानकारी लेना नहीं चाहा, उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब 1921 आता है तब दयाराम साहनी ने क्या किया, उसकी खुदाई करवाई। उन्होंने खुदाई करवाई तब उनके पता चला कि अरे ये तो हड़प्पा, वो जो एरिया था वो हड़प्पा नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और कुछ नहीं, इसका यही मीनिंग। तो यहाँ दयाराम साहनी ने 1921 में उन्होंने करवाया, किसके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल, जो पुरातात्विक हमारे भारत में जितनी भी खुदाई होती है उन सबका हम लोग जो विभाग है, जिस विभाग के द्वारा ये हैंडल होता है, उसको भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं, तो वो विभाग हैंडल करता है ना, और ये संस्कृत मंत्रालय के अंदर आता है। तो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष उस समय कौन थे, जॉन मार्शल थे, और इन्होंने ही सबसे पहले, इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब यहाँ उत्पत्ति के बारे में देखेंगे तो उत्पत्ति में देखिए मैंने बताया कि कुछ मतभेद है, कुछ विदेशी थे और कुछ देसी थे। तो विदेशियों की अगर बात करें तो उनका मानना था कि हमारा जो ये हड़प्पा सभ्यता है जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में है और कुछ भाग इसका भारत में है, कुछ भाग अफगानिस्तान में है, तो वो लोग कहते थे नहीं, ये मेसोपोटामिया जो सुमेरियन सभ्यता था उसका नकल किया है। लेकिन नहीं, कुछ विद्वान जो थे, देसी विद्वान भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत ने अपना विकास खुद किया है, मतलब हड़प्पा ने अपना विकास खुद किया है, हड़प्पा सभ्यता ने अपने बारे में मतलब अपना अस्तित्व स्वयं बनाया, ये विकसित व्यवस्था थी। तो उसमें गार्डियन चाइल्ड थे, जॉन थे, उसके बाद जॉन मार्शल, डी कोशाम्बी और एच.डी. संकालिया थे, क्रेमर थे। तो इन लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह स्थानांतरित हुई है मेसोपोटामिया से। लेकिन जो देसी थे विकासवादी, उनका विकासवादी का कॉन्सेप्ट था, तो वह मानते थे कि नहीं, पहले यहाँ अर्धनगरी होगी, फिर उसके बाद पूरा नगर बना होगा, उसके बाद ये व्यापार करते होंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनसे जानकारी मिलती होगी, लेकिन इनका मानना और कुछ और था। उसके बाद एक सोंधी सभ्यता भी इसको कभी कभी कहते हैं, तो इसमें डी अग्रवाल है और अमलानंद है। इन्होंने कहा, ये राजस्थान वाला एरिया का इन्होंने खुदाई किया था, तो वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। अब हम लोग देखेंगे कि इस समय में समकालीन सभ्यता कौन, तो मैंने बताया कि मेसोपोटामिया और मिस्र था। मिस्र जो है वह नील नदी अफ्रीका में पड़ता है, तो यहाँ एक नील नदी बहती है, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद इसमें समानता में अगर देखें तो वहाँ से भी लिपि मिली है, हड़प्पा से भी लिपि मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और भी बहुत सारे साक्ष्य जैसे कृषि हो गया, चाक हो गया, और भी मतलब व्यापार का रिलेशन, मतलब व्यापार कैसे होता था, इन सभी के बारे में जानकारी हड़प्पा से भी मिलती है और मेसोपोटामिया से भी। तो इस आधार पे कहा जाता है कि दोनों में मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समानता था, लेकिन जब असमानता की बात करें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कैसे? हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा नगरीय, मतलब एक डेवलप टाइप की, मतलब बोलेंगे बहुत ज़्यादा विकसित थी, और भी वहाँ के जो नाली थे, सड़कें थी, बहुत ज़्यादा विकसित थे, नगरीय व्यवस्था थी, ग्रामीण नहीं थी। तो उसमें कहा गया कि जो मेसोपोटामिया है वो अर्धनगरी है और ये पूरी तरह से मतलब नगरीय व्यवस्था है, ये ग्रामीण नहीं थी।
जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ हड़प्पा में जल निकासी की भी व्यवस्था थी, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, ग्रिड पद्धति से वहाँ बनाई गई थी घर जो है। उसके बाद वहाँ लिपियाँ जो होती थी वो चित्रात्मक होती थी, यानी कि मछली बना दिया गया या तो कुछ कुछ और भी शेप होते थे जिसको अभी तक तो मतलब पहचाना नहीं गया है, बस उसके बहुत सारे मिले हैं, 200 से भी ज़्यादा है, 600 कुछ है समथिंग। तो यहाँ लेकिन जो मेसोपोटामिया के चित्र होते थे वो किलाक्षर होते थे, यानी मतलब मान लीजिए कि ऐसे हो गया या उनका मतलब ऐसे नुकीला टाइप से, मतलब ये जो नोक निकला हुआ रहता था। लेकिन हड़प्पा की जो होती थी लिपियां वो कैसी होती थी, चित्रात्मक होती थी, चित्रों के माध्यम से समझाती थी। और हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यानी कि वहां पे मात्र यानी लड़कियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था हर चीज में, उसकी मूर्तियां मिल गई हैं, बहुत सारी चीज ऐसे पाए गए हैं। लेकिन मेसोपोटामिया पितृसत्तात्मक था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके क्षेत्र का विस्तार हम लोग देखेंगे। तो इसमें उत्तर में अगर बात करें तो मांडवा पड़ता है जो कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद यहाँ हम लोग देखें पूर्व में तो ये यूपी में आलमगीर है जो हिंडन नदी के किनारे इधर पड़ता है। और यहाँ इसका दक्षिणी भाग देखें तो यहाँ दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास। और यहाँ सुत्तागेडोर जो है वह बलूचिस्तान में दासनिक नदी। तो इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल है इस तरह से देखा गया है हड़प्पा सभ्यता का। और विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका नीचे महाराष्ट्र हो गया, बस इतना एरिया में फैला। हरियाणा है, यूपी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब है। अफगानिस्तान में गुंडीगाक है और सोर तुगाई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े नगर हैं इस सभ्यता में। तो वो सभ्यता में कौन से 4 बड़े नगर हैं, तो गनेर वाला है जो पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदाड़ो सेकंड नंबर पे है जो पाकिस्तान में पड़ता है, दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला। उसके बाद राखीगढ़ी है हरियाणा का और धौलावीरा है। तो इस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता में 7 बड़े महानगरों के बारे में जानेंगे। और इसमें आता है पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर चौहंदड़ो है, राखीगढ़ी है, बनावली है और उसमें है धौलावीरा है और भी कई कई जगह है, रोपड़ है, लोथल है। और इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता को और भी नामों से जानते हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। उसके बाद इसको कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कांसा पाया गया, तो इसके कारण इसको कांस्य युगीन भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ पर जो सिंधु और गंगा के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, इस आधार पे इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 2 नदियों का साक्ष्य मिला है, 2 नदियों का ज़्यादा उल्लेख है और बीच में एक सरस्वती नदी सिंधु और गंगा के बीच में बहती है। हेलो एवरीवन, दिव्य ज्योति क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास को आमतौर पर देखा जाए तो सभी बच्चे समझते हैं कि यार इतिहास बहुत बोरिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको उस अंदाज मतलब तरीके से पढ़ें, अपने नज़रिए को बदलें, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। इससे बढ़िया सब्जेक्ट हमको नहीं लगता कि और दूसरा कुछ भी है। ये एक मतलब एक कहानी पर आधारित है कि एक सभ्यता कि विकास कैसे हुआ, एक सभ्यता जो प्राचीन काल से चली आ रही है और आज के दौर में हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ इसको हम जानेंगे। हम अपने आप के बारे में जानेंगे कि हम पहले पूर्व में क्या थे, अब क्या है और भविष्य में क्या है। तो इसी के साथ आज हम लोग इतिहास के हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें 3 आधारों पर मिलती है। या तो उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, कोई लिटरेचर मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, उसी आधार पे इनको बांटा गया है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों ने पाषाण युग के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि ऐतिहासिक काल होता है, आध ऐतिहासिक होता है और प्रागैतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, आपको पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि खुदाई के माध्यम से जो भी वहाँ उपकरण मिलेंगे उस पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन आध ऐतिहासिक साक्ष्य में ऐसा होता है कि लिखित प्रमाण तो मिलेगा, पुरातात्विक भी मिलेगा, लेकिन वैसा लिखित प्रमाण जिसको अभी तक वर्तमान में पढ़ा नहीं गया है। और इसमें पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं निकल पाता, उसके 2 मीनिंग निकल रहे। तो इसके कारण हड़प्पा सभ्यता जो है वो आध ऐतिहासिक है, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है।
और इसके बाद का जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। उसमें क्या होता है, ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है, उसके बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त हुई है। तो ये जो होता है वैदिक काल के बाद, हड़प्पा के बाद जो वैदिक काल आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि ये आदि ऐतिहासिक है जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ नहीं पाया है क्योंकि यहाँ की जो लिपि है या फिर जो भी उपकरण मिले हैं उनके आधार पर इनका एक वर्णन निकाला गया है। आप समझ रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता मतलब इसका अगर दौर का बात करें तो ये बहुत हजारों साल पुराना है, 4-5 हजार से भी ज़्यादा बीसी। हम लोग इसमें देखेंगे बीसी और एडी को पहले जानेंगे। बीसी वो होता है जैसे जीसस क्राइस्ट जो होते हैं उनके मरने से पूर्व, मरने का जो पहले वाला पीरियड है उसको बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व, और उनके बाद के ईस्वी को क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक है और इसकी स्थिति जानेंगे कि ये कहाँ पे विकसित हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसको किसने खोज के निकाला है और इसका कैसे कैसे विकास हुआ है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ मैंने देखे लिखा है स्थिति, ये भारत के पश्चिमोत्तर यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, ईरान वाला इधर साइड का, वो उस एरिया में क्या हुआ था इसके बारे में साक्ष्य मिला। और ये जो सब हड़प्पा है ये 20 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो इसके बारे में हम लोगों ने जो पता लगाया है तो इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान कुछ कहते हैं और कुछ विद्वान कुछ और ही कहते हैं। यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम में इसकी खुदाई हुई थी तो जो विदेशी इतिहासकार थे उनका कुछ और ही कहना था। वो कहते थे कि नहीं, ये मेसोपोटामिया जो उस समय में जैसे भारत है अभी वर्तमान में, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, ब्राज़ील है आदि कंट्री से देख देख के सीख रहा था। उनका मानना था इसी तरह से भारत मेसोपोटामिया पे डिपेंड था, उसकी नकल करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं, देसी इतिहासकार, कि नहीं, भारत जो है वो स्वयं विकसित हुआ, यानी कि अपने आप से विकसित हुआ, उसने अपनी अलग अवधारणा बनाई। तो इस तरह से उस समय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं। मान लीजिए कि हम लोग अभी बात करें इस कक्षा की, मतलब अभी जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, यहाँ बोर्ड है, फ़ोन है, यहाँ मेरे सामने देखिए लाइट्स लगे हैं, मार्कर है, और मान लीजिए अचानक से कोई आपदा आ गया तो हम लोग क्या होंगे, हम धंस जाएंगे, ज़मीन के अंदर चल जाएंगे, बहुत नीचे गहराई में चल जाएंगे। फिर एक समय के बाद कुछ लोग इस धरती पे आएंगे तो वो उसकी खुदाई करेंगे। तो खुदाई के दौरान क्या होगा, उनको कुछ कुछ यहाँ से सामग्री मिलेगी। क्या मिलेगा, तो कहीं फ़ोन का टुकड़ा का कुछ कांच मिल जाए, कहीं मार्कर का कुछ मिल जाए, बोर्ड का कुछ अवशेष मिल जाए। तो इस तरह से वो अनुमान लगाएंगे, अच्छा यहाँ तो लग रहा है पढ़ने की भी व्यवस्था थी, यहाँ ऐसा था, यहाँ लोग ऐसे रहते थे, उनका डेवलप ऐसे हुआ था। तो उस आधार पर हम लोगों ने एक अनुमान लगाया, मतलब कोई पूरा लिखित नहीं हम बता सकते, इसलिए इसके बारे में एक अनुमान लगा करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया। तो ये जो है C14 यानी कि कार्बन, रेडियो कार्बन एक होता है जिसके आधार पे मतलब वहाँ का एग्जैक्टली डाटा तो नहीं निकाला जा सकता कि मतलब इतना ईस्वी में ये इसकी खुदाई हुई थी तो इतना 1000 साल पुराना है, लेकिन लगभग उन्होंने बताया है कि रेडियो C14 के तहत 2350 से लेकर के 1750 एडी में इसकी मतलब क्या बोलते हैं साल का ये हड़प्पा सभ्यता है। तो ये किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बन का तत्व है जो बहुत सालों के बाद क्या होगा, मान लीजिए इस धरती में अगर ये समा जाता है, ये हम जो भी बोले, तो वहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं लगेगा। तो उसके बाद एक समय के बाद क्या होगा, उसको जब खोद कर निकाला जाएगा तो उसको हम लोग जो देखेंगे, जिस साक्ष्य के आधार पर उसको नापेंगे, उसी को C14 बोलते हैं, यानी कि उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा और उसके आधार पे हमने उसका साल निकाला कि ये कौन से साल का है। जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो आने वाले समय में हमारे बारे में जो भी जानेंगे उनको इसका आधार मिलेगा। और इसकी खुदाई की अगर बात करें तो सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने 1826 में इसके बारे में जाना, लेकिन उसके बाद फिर ये यही नहीं रुका, इसके आगे भी इसकी खुदाई जारी है। 1853 से 56 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 2 भाई थे, जॉन ब्रैंडन और विलियम ब्रैंडन। ये क्या कर रहे थे, कराची से लेकर के लाहौर तक एक रेलवे की लाइन बिछा रहे थे। तो उस समय जब रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी तो इनको वहाँ पे हड़प्पा के कुछ टीले दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने सोचा ये क्या है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि होगा कुछ ऐसी, तो उन्होंने उसके बारे में उतना जानकारी लेना नहीं चाहा, उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए छोड़ दिए। फिर उसके बाद जब 1921 आता है तब दयाराम साहनी ने क्या किया, उसकी खुदाई करवाई
उन्होंने खुदाई करवाई, तब उनके पता चला कि अरे ये तो हड़प्पा, वो जो एरिया था वो हड़प्पा नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और कुछ नहीं, इसका यही मीनिंग। तो यहाँ दयाराम साहनी ने 1921 में उन्होंने करवाया, किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल, जो पुरातात्विक, हमारे भारत में जितनी भी खुदाई होती है उन सबका हम लोग जो विभाग है, जिस विभाग के द्वारा ये हैंडल होता है, उसको भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं, तो वो विभाग हैंडल करता है ना, और ये संस्कृत मंत्रालय के अंदर आता है। तो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष उस समय कौन थे? जॉन मार्शल थे, और इन्होंने ही सबसे पहले, इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब यहाँ उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, तो उत्पत्ति में देखिए मैंने बताया कि कुछ मतभेद है, कुछ विदेशी थे और कुछ देसी थे। तो विदेशियों की अगर बात करें तो उनका मानना था कि हमारा जो ये हड़प्पा सभ्यता है, जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में है और कुछ भाग इसका भारत में है, कुछ भाग अफगानिस्तान में है, तो वो लोग कहते थे नहीं, ये मेसोपोटामिया जो सुमेरियन सभ्यता था उसका नकल किया है। लेकिन नहीं, कुछ विद्वान जो थे, देसी विद्वान भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत ने अपना विकास खुद किया है, मतलब हड़प्पा ने अपना विकास खुद किया है, हड़प्पा सभ्यता ने अपने बारे में मतलब अपना अस्तित्व स्वयं बनाया, ये विकसित व्यवस्था थी। तो उसमें गार्डियन चाइल्ड थे, जॉन थे, उसके बाद जॉन मार्शल, डी कोशाम्बी और एच.डी. संकालिया थे, क्रेमर थे। तो इन लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह स्थानांतरित हुई है मेसोपोटामिया से। लेकिन जो देसी थे विकासवादी, उनका विकासवादी का कॉन्सेप्ट था, तो वह मानते थे कि नहीं, पहले यहाँ अर्ध नगरी होगी, फिर उसके बाद पूरा नगर बना होगा, उसके बाद ये व्यापार करते होंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनसे जानकारी मिलती होगी। लेकिन इनका मानना और कुछ और था। उसके बाद एक सोंधी सभ्यता भी इसको कभी कभी कहते हैं, तो इसमें डी अग्रवाल है और अमलानंद है। इन्होंने कहा, ये राजस्थान वाला एरिया का इन्होंने खुदाई किया था, तो वहां के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। अब हम लोग देखेंगे कि इस समय में समकालीन सभ्यता कौन, तो मैंने बताया कि मेसोपोटामिया और मिस्र था। मिस्र जो है वह नील नदी अफ्रीका में पड़ता है, तो यहाँ एक नील नदी बहती है, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद इसमें समानता में अगर देखें तो वहां से भी लिपि मिली है, हड़प्पा से भी लिपि मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और भी बहुत सारे साक्ष्य जैसे कृषि हो गया, चाक हो गया, और भी मतलब व्यापार का रिलेशन, मतलब व्यापार कैसे होता था, इन सभी के बारे में जानकारी हड़प्पा से भी मिलती है और मेसोपोटामिया से भी। तो इस आधार पे कहा जाता है कि दोनों में मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समानता था, लेकिन जब असमानता की बात करें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कैसे? हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा नगरीय, मतलब एक डेवलप टाइप की, मतलब बोलेंगे बहुत ज़्यादा विकसित थी, और भी वहाँ के जो नाली थे, सड़कें थी, बहुत ज़्यादा विकसित थे, नगरीय व्यवस्था थी, ग्रामीण नहीं थी। तो उसमें कहा गया कि जो मेसोपोटामिया है वो अर्धनगरी है, और ये पूरी तरह से मतलब नगरीय व्यवस्था है, ये ग्रामीण नहीं थी। जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ हड़प्पा में जल निकासी की भी व्यवस्था थी, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, ग्रिड पद्धति से वहाँ बनाई गई थी घर जो है। उसके बाद वहाँ लिपियाँ जो होती थी वो चित्रात्मक होती थी, यानी कि मछली बना दिया गया, या तो कुछ कुछ और भी शेप होते थे जिसको अभी तक तो मतलब पहचाना नहीं गया है, बस उसके बहुत सारे मिले हैं, 200 से भी ज़्यादा है, 600 कुछ है समथिंग। तो यहाँ लेकिन जो मेसोपोटामिया के चित्र होते थे वो किलाक्षर होते थे, यानी मतलब मान लीजिए कि ऐसे हो गया, या उनका मतलब ऐसे नुकीला टाइप से, मतलब ये जो नोक निकला हुआ रहता था। लेकिन हड़प्पा की जो होती थी लिपियां वो कैसी होती थी? चित्रात्मक होती थी, चित्रों के माध्यम से समझाती थी। और हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यानी कि वहाँ पे मात्र यानी लड़कियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, हर चीज में उसकी मूर्तियां मिल गई हैं, बहुत सारी चीज ऐसे पाए गए हैं। लेकिन मेसोपोटामिया पितृसत्तात्मक था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके क्षेत्र का विस्तार हम लोग देखेंगे। तो इसमें उत्तर में अगर बात करें तो मांडवा पड़ता है जो कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद यहाँ हम लोग देखें पूर्व में तो ये यूपी में आलमगीर है जो हिंडन नदी के किनारे इधर पड़ता है, और यहाँ इसका दक्षिणी भाग देखें तो यहाँ दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास, और यहाँ सुक्तागेडोर जो है वह बलूचिस्तान में दास्मिक नदी। तो इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल है इस तरह से देखा गया है हड़प्पा सभ्यता का। और विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका नीचे महाराष्ट्र हो गया, बस इतना एरिया में फैला, हरियाणा है, यूपी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब है।
अफगानिस्तान में गुंडीगाक है और सोर तुगाई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े नगर हैं इस सभ्यता में। तो वो सभ्यता में कौन से 4 बड़े नगर हैं? तो गनेर वाला है जो पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदाड़ो सेकंड नंबर पे है जो पाकिस्तान में पड़ता है, दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला। उसके बाद राखीगढ़ी है हरियाणा का, और धौलावीरा है। तो इस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता में 7 बड़े महानगरों के बारे में जानेंगे। और इसमें आता है पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर चौहंदड़ो है, राखीगढ़ी है, बनावली है, और उसमें है धौलावीरा है, और भी कई कई जगह है, रोपड़ है, लोथल है। और इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता को और भी नामों से जानते हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। उसके बाद इसको कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कांसा पाया गया, तो इसके कारण इसको कांस्य युगीन भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ पर जो सिंधु और गंगा के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, इस आधार पे इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 2 नदियों का साक्ष्य मिला है, 2 नदियों का ज़्यादा उल्लेख है, और बीच में एक सरस्वती नदी सिंधु और गंगा के बीच में बहती है। तो इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पश्चिमी भाग एक तरफ होता था और एक साइड पूर्वी भाग होता था। पश्चिमी भाग में वे लोग रहते थे जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, यानी कि उस जगह का देखरेख करते थे, उस व्यवस्था को चलाते थे। तो उसमें अमीर लोग आते थे और इनका क्या होता था, एक टीला मतलब चबूतरे बना कर रहते थे, क्योंकि इनके वहाँ पे बाढ़ की समस्या आती थी। तो बाढ़ से इन्होंने क्या किया, निदान पाने के लिए चबूतरे के ऊपर चबूतरा बनाना स्टार्ट किया, जिसके कारण इनके जो टीले थे सबसे ऊंचाई पे चले गए और ये प्रशासनिक वर्ग पश्चिमी भाग में रहने लगे। और पूर्वी भाग की और देखें तो इनका जो होता था ये सामान्य जन और व्यापारिक वर्ग रहते थे, और यहाँ पर एक किला बनाकर रहते थे। इस तरह से बाहर से क्या होता था, पूरे घर को घेर दिया जाता था, और यहाँ मतलब घर जो होते थे ज्वाइंट होते थे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, मतलब अगर किसी की छत पे अगर जाया जाए तो पूरे छत आप राउंड मार के आ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर अंदर में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बाहर से जो किला बनता था वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, और ये पूर्वी भाग के लोग सामान्य जन के लिए होता था। स्थलों में अगर देखें तो बहुत सारे मैंने स्थल बताए थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, रोपड़ आदि। तो यहाँ पर है सड़कें। सड़कों में अगर बात करें इन सभी जगहों में, तो सड़कें जो होती थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी कि आप इधर से आइए या इधर से आइए, बीच में आप सेंटर में कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। मतलब ऊपर से भी आइएगा तो आप इधर भी जा सकते हैं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जिधर मन करे उधर जा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय में भी हमको देखने को मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग अभी ज़्यादा मॉडर्न हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस जमाने में भी आप सोचिए कि लोग इतना ज़्यादा माने साफ सफाई को लेकर, नगरीय व्यवस्था को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव थे। वो लोग नालियों की भी निकासी, यानी कि जल निकासी की प्रणाली भी वहाँ देखी गई है। सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी, नालियों के किनारे पेड़ पौधे लगे होते थे, जिससे पता चलता है कि वो लोग इन्वायरमेंट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की है। और यहाँ पे क्या होती थी, नालियाँ जो होती थी उसमें घरों से जो भी कचड़े निकलते थे, नालियाँ से निकलती थी, तो वो सारे एक छोटी छोटी नाली में जाकर मिल जाते थे, और साथ में जाके वो बड़े नाले में मिल जाते थे, और वो बड़ा नाला किसी समुद्र, किसी नदी में जाकर के मिलता था। और वहाँ पे जो मोटे कचड़े होते थे उसको भी निकालने के लिए जगह जगह पे क्या बनाया गया था, वो एक जाली होता ना, जो कचड़ा फंस जाता है वहाँ निकालते हैं, तो उस तरह की जालियाँ बनी हुई थी, और वो समय समय पे साफ होती थी। उसके बाद गेट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गेट होता था वो रोड की ओर ना खुलकर, सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलता था। उन लोगों का मानना था कि अगर हम रोड की तरफ निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, हम जो भी घर से कचरा निकालेंगे वो रोड की ओर जाएगा, तो इसलिए सड़क की ओर ना होकर के पीछे साइड होता था। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है, ये अपोजिट है। वहाँ खिड़कियाँ भी पीछे की ओर ना खुल करके आगे की ओर खुलती थी, और यहाँ सीढ़ियाँ भी पाई गई है तथा 2 मंजिला मकान भी पाया गया है। और यहाँ जो घर है वो इंग्लिश बॉन्ड की तरह पाए जाते थे, मतलब घर जो बनते थे, अभी जैसे हम लोग देखे होंगे कि आप लोग मिस्त्री लोग जब जुड़ाई करते हैं घर की, तो ईंटों को कभी चौड़ाई के साइज में रखते हैं, फिर उसके बाद लंबाई के साइज में, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, इस तरह से होता है। पहले छोटे इस तरह से चौड़ाई वाले, फिर इस तरह से रखते थे, तो इसको इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ये अभी मतलब हम लोग सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग जुड़ाई कर रहे हैं, तो नहीं, ये उस टाइम में भी ऐसे ही जुड़ाई होता था। तो इसका प्रमाण भी यहाँ से मिला है। और यहाँ अनाज में अगर देखें तो गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, कपास आदि पाए गए हैं। कपास से देखिए यहाँ पे सूती वस्त्रों के भी प्रमाण मिले, यानी कि कपड़ों का भी प्रयोग होता था।
और यहाँ पे पशु में अगर देखिए तो बैल, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा आदि के अवशेष मिले। घोड़ा का भी साक्ष्य मिला है सूतकागे डोर से। नदी के आधार पर देखिए स्थलों के नाम हैं। यहाँ सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो और चहुंदड़ो है, और यहाँ सतलज में रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है, और भोगवा नदी के किनारे लोथल है। मानहर के किनारे जो है वह धोलावीरा है। मादर के किनारे रंगपुर है। तो इस तरह से नदियों के किनारे ही जगहों का निर्माण होता है। किसी भी सभ्यता का विकास नदी के किनारे ही होता है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन, पानी, हवा, स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, तो वो उसी को देख करके उसी जगह पे रहने के लिए तत्पर रहता है जहाँ पे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अगर बोला जाए कि जमशेदपुर का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? खरकई नदी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी खोज मैंने बताया था कि दयाराम साहनी ने 1921 में किया, और इसकी खोज यहीं नहीं रुकी। उसके बाद भी आगे और भी लोग आते गए। पुरातात्विक विभाग के अकॉर्डिंग मंत्रालय से जब जब मतलब वहाँ से बोला जाता है कि आप खुदाई कीजिए, प्रमाण निकालिए, या फिर जो भी रिसर्चर होते हैं वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के, जो भी जिस सब्जेक्ट में होते हैं वो अगर उनका टॉपिक रहता है तो वो लोग रिसर्च के माध्यम से भी उसकी खुदाई करते हैं, वहाँ के प्रमाण निकालते हैं, और उस आधार पे अभी भी खुदाई जारी है। तो यहाँ माधव वत्स और व्हीलर ने इसकी खुदाई की। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार भी मिला था, और गेहूं जो के साक्ष्य भी मिले थे। मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली थी। इस आधार पे यहाँ पर कहा जाता है कि ये मातृसत्तात्मक समाज था। और यहाँ पे तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। उसके बाद मोहरे अधिक मात्रा में पाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि सबसे ज्यादा मरे हुए लोग मिले हैं, इसके कारण इसको मोहनजोदाड़ो का अर्थ हो गया मृतकों का टीला, इसे कहा जाता है। राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की है, और ये सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाने जिले में स्थित है। और ये जो है यहाँ पे स्नानागार, यहाँ पे क्या होता था, ये लोग बहुत बड़ा एक स्नानागार होता था, कुंड टाइप का। वहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी, वहाँ बीच में पानी होता था। जैसे आप लोग, तो स्नानागार जो होता था एक कुंड टाइप का होता था, जिसमें मतलब देखे तो हम लोग छठ पूजा जब करने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि छठ पूजा के लिए एक बना होता है, चारों साइड से सीढ़ियाँ होती है, बीच में पानी होता है, और उसमें जा करके लोग नहाते हैं उस तरह से। तो ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ भी करते थे। अगर कभी पूजा पाठ करना है या एक बहुत बड़े माने किसी भी चीज़ के लिए, ऐसे नॉर्मली भी वो लोग नहाते थे, तो वो स्नानागार में नहाते थे। तो इस तरह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है, तथा कांस्य की मूर्ति भी पाई गई है। और वहाँ पशुपति यानी कि शिव जी की पूजा होती थी, जिसको पशुपति के रूप में कहते थे। और सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। देन सड़कें जो होती थी वो पक्की होती थी। उसके बाद देखिए हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो, अब लोथल है। लोथल में देखे तो ये रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1953 में, और इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी भाग नहीं है। जिस तरह से बाकी जगहों पे पूर्वी और पश्चिमी भाग पाए गए हैं, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल में अपोजिट है, यहाँ ना तो पूर्वी है ना तो पश्चिमी है, ऐसे नॉर्मली रहते हैं। और धोलावीरा में आप जाइएगा ना तो वहाँ पे तीनों मिलेगा, पूर्वी, पश्चिमी और एक मध्य भी मिल जाएगा। तो वहाँ 3 तरह की है व्यवस्था। बंदरगाह इसको कहा गया है, मतलब ये जो व्यापार करते थे जल विधि से भी करते थे, और ऐसे जो सड़कें से उससे भी व्यापार होता था। तो जल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से व्यापार होता था। यहाँ पे लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है, जिसे क्या बोलते हैं, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया, वहां तक व्यापार होता था। मिस्र में होता था, इधर चाइना के उधर भी होता था। तो इनका व्यापार का साक्ष्य मिला है। उसके बाद अग्नि की वेदिकाएं मिली है। अग्नि की वेदिकाएं यानी कि हवन कुंड बना होता था, जिसमें वो लोग पूजा पाठ करते थे, देवताओं की स्तुति करते थे। मतलब उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से वैदिक काल में होता था, लेकिन अग्नि कुंड के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद यहाँ पे मतलब लोगों का दाह संस्कार भी जो होता था उसके भी प्रमाण मिले हैं। और कुत्ते के साथ यहाँ पर भी जो हम लोगों ने पढ़ा था ये पूर्व पाषाण काल वाले एरिया में, तो वहाँ पे कुत्ते के साथ मानव का साक्ष्य मिला था। और इसमें हम लोग देखेंगे चक्की, आटा अनाज वगैरह पीसने का चक्की भी पाया गया है। तथा चलाक लोमड़ी की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं अपने वो
एक बुक आती है ना मैगजीन, जो बच्चों को दिया जाता है, उस मैगजीन में जो चालाक लोमड़ी की स्टोरी होती थी, पंचतंत्र की कहानियां, उसमें हम लोग देखते थे, तो वही स्टोरी यहीं से मिलती है उसके साथ से। तो सिंधु घाटी की जो नगरीय व्यवस्था थी उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल को हमने पढ़ा। फिर धोलावीरा आता है। धोलावीरा में देखें तो ये 1967 में जगतपति जोशी ने, यानी जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। और ये किसके नेतृत्व में, तो इसका खनन जो हुआ था RS बिष्ट के नेतृत्व में 1990 में हुआ था। आमतौर पर देखा जाता है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसी किसी एग्जाम के क्वेश्चंस में। आप देखिएगा, पहले मैं भी हो जाया करती थी, तो हम देखते थे कि वहाँ दिया रहता था कि धोलावीरा लिख दिया है, ऑप्शन में दे देता था जगतपति जोशी यानी जेपी जोशी, और दे देता था कभी कभी किसी किसी में दे देता था खनन का कार्य नहीं लिखता था, यहाँ पे लिख देता था RS बिष्ट। तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि ये दोनों में से कौन सा होगा। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जब हम लोग डीपली अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें जानकारियाँ और बढ़ती है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए चीज़ों को समझिए, रटिए मत और अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ जगतपति जोशी ने खोज किया, लेकिन इसका खनन का कार्य किसने करवाया था, तो ये RS बिष्ट के कहने पे। तो यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है, और यहाँ पे जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे नगरीय मिली है, यानी 3 पार्ट में मिला है। और यहाँ स्टेडियम भी पाया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, स्टेडियम यानी कि खेल कूद का भी उस समय साक्ष्य था, मिला था। तो उस समय में भी मनोरंजन के साधन, जो भी साधन होते थे वहाँ पे पाए गए हैं। तो वहाँ पे शतरंज भी शायद मिला है। इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन किसी किसी किताबों में मिलती है। उसके बाद चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो की खोज जो है वह NG मजूमदार ने 1931 में की है, और इसके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैनके हैं। ये 1935 में किया है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे कृषि का साक्ष्य मिलता है, कृषि के विकास का। और यहाँ पर एकमात्र ऐसा साक्ष्य मिलता है जहाँ पे लिपस्टिक, कंघी यानी कि मेकअप का भी सामान मिलता है। यानी कि उस समय में भी मतलब देखा जाए तो लड़कियाँ आमतौर पर मतलब ये अभी के जैसा फैशन में थी, तो वहाँ पे कंघी, लिपस्टिक, एक दर्पण भी मिला है जिसके चारों ओर सीपियाँ लगी होती थी। आप कभी भी देखिएगा कुछ ऐसे टाइप के मिरर पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत डेकोरेट किया हुआ है, तो उस टाइप के मिरर भी यहाँ पाए गए हैं। ईंटा जो थी वक्रकार में था, और यहाँ गाड़ियाँ भी पाई गई हैं जिसमें 4 चक्के लगे होते थे, तथा यहाँ पे घड़ियाल मिले हैं 3। और यहाँ पर झूकड़ झाकड़ ग्रामीण व्यवस्था भी थी, जो हड़प्पा के पतन के बाद पता चला है। उसके बाद बनावली में देखिए RS बिष्ट ने यहाँ पे खोज की है, और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देने का है कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो सभी जगहों पे पाया गया, जबकि बनावली में नहीं पाया गया। और ये सबसे मतलब विकसित नहीं थी, बाकी जो जगह थे वहाँ विकसित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन यहाँ क्या था, ये थोड़ी सी कमजोर थी इसमें। तो बनावली में विकसित मतलब प्रणाली नहीं थी। यहाँ पे कोई भी अर्थव्यवस्था का उतना अच्छा पैमाना देखने को नहीं मिलता। यहाँ सड़कों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, ना ही जल निकासी की थी, और ना ही यहाँ पे कुछ मतलब व्यापार का उतना साक्ष्य मिला है। और मिट्टी के यहाँ पे हल पाए गए हैं, तो मिट्टी का हल अगर कहीं पूछे तो वो बनावली में मिला है, और जौ भी यहाँ से मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की है। उत्खनन करता कौन है, तो BK थापर है। और ये जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो हमने बताया था कि नदियों के आधार पर स्थलों की खोज। और यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। जुता हुआ खेत यहाँ पे मिला है, बेलनाकार की मोहरें मिली है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि हमने देखा था कि जो घर होते थे वो 2 भाग में बटे थे, यानी कि नगरों को 2 भाग में बटाया गया था। तो यहाँ देखिए पश्चिमी और पूर्वी 2 भाग बटे हैं, और चारों ओर से किलाबंदी किया हुआ पाया गया 2 अलग अलग में। तो यहाँ ये कालीबंगा में आप याद रखिएगा कि 2 नगर जो थे इस तरह से बटे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे तो एक ही किला के अंदर 2 नगरों को बांट दिया गया है। उसके बाद मुद्रा की बात करें तो मुद्रा भी पाई गई है। वहाँ पे एक श्रृंगी परशु आप देखे होंगे, जो एक सिंग वाला गेंडा होता है ना, उसी का ज़्यादातर उसमें प्रयोग किया जाता था चित्रों में। और उसके बाद यहाँ धोलावीरा है। धोलावीरा में देखिए 3
स्थल पाए जाते, मतलब 3 भाग में बटे हैं, उच्च, मध्य और निम्न है। और उसके बाद लोथल और सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ एक किले के अंदर में पूर्वी और पश्चिमी भागों को बांटा गया है। लेकिन चौहुंदड़ो में क्या हुआ है, चौहुंदड़ो में कुछ भी नहीं है, चौहुंदड़ो में इस मामले में कुछ नहीं पाया गया है। तो यहाँ ये साक्ष्य नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको फैशन की नगरी, मतलब फैशन के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। इस तरह से यहाँ पे मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। मापन में बाट और क्यूबक का यूज किया जाता था। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में क्या होता था, यहाँ पे कुत्ते के साथ मानव के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि दाह संस्कार जो होता था उत्तर दक्षिण दिशा की ओर उसको लेटा करके किया जाता था, और दक्षिण वाले एरिया में पूरब से पश्चिम दिशा में लेटा के करते थे, और उसमें कुत्ते को भी उसके साथ दबा दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। और पूजा जो थी वो प्रकृति की पूजा होती थी, यानी कि पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, इन सभी की पूजा होती थी। और ये मातृसत्तात्मक होने के कारण यहाँ पे मतलब जो देवी मिली है, देवी की मूर्ति मिली है, मरे हुए देवी की एक मूर्ति भी पाई गई जिसके पेट से एक पौधा निकलता है, तो उसकी मूर्ति यहाँ पाई गई। इस तरह से पता चला कि ये जो सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यापार में कुछ दिखेगा, यहाँ सोना, चांदी, तांबा और टीन है। तो सोना की अगर देखें तो कर्नाटक और अफगान में मिला है, तो यहाँ कर्नाटक और अफगान में सोना पाया जाता था। तो ये मत समझिए कि सोना हम लोग सिर्फ अभी यूज करते हैं, ये उस जमाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। चांदी जो है वो ईरान और अफगान से मिलते हैं। तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से मिलता है, राजस्थान की खेतड़ी। और टीन जो है वो मध्य प्रदेश के और मध्य एशिया अफगान से भी मिलते हैं। तो इस तरह से इनका व्यापार भी होता था, कुछ आयात होता था तो कुछ निर्यात भी होता था। तो व्यापार का भी साक्ष्य मिला है, और जल के माध्यम से यानी जल मार्ग से भी होता था और सड़क मार्ग से भी होता था। हाँ, और एक बात दोस्तों, यहाँ कांसा, सिंधु घाटी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सबसे पहले कांसा के बारे में यहीं से जानकारी मिली है। और कांसा जो बनता है वो टीन और तांबा को मिक्स करके बनाया था। तो सबसे पहले कांसा के बारे में जानकारी यहीं से प्राप्त हुई, टीन और तांबे को मिलाकर। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल को पूरा कंप्लीट हुआ इंडो सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने देखा आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं, या फिर प्रथम नगरीय व्यवस्था भी कहते हैं, या इसको बोले तो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता हो गया, और सेंधो सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कितना सीखा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वैदिक सभ्यता पे। तब तक के लिए उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर वो बच्चे तक पहुँचे जिसको इसकी आवश्यकता है। अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है, तो बहुत स्कूल कॉलेज सब बंद है, शिक्षा का हर वो क्षेत्र बंद है, अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि हम घर में हैं तो हमारी शिक्षा कैसे होगी, मैं स्कूल कैसे जाऊँ, मेरी पढ़ाई मैंने रुकनी नहीं चाहिए, उनकी पढ़ाई जारी रहना चाहिए। तो इस तरह से आप हो सके किसी का भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को रोकिए मत। अपने जो भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं अगर आप स्टॉप कर देते हैं, आप सोचेंगे कि नहीं कोरोना ख़त्म हो जाएगा या कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का कॉलेज स्कूल खुलेगा तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा रेगुलर पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, जितना पढ़ते हैं उतना पढ़िए, लेकिन रेगुलर बने रहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।